everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है CUET बिजनेस स्टडीज मॉक टेस्ट। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं एक मॉक टेस्ट जिसमें आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है बल्कि पार्टिसिपेट भी करना है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे आपको उनका आंसर अटेम्प्ट करना है, तभी ये वीडियो देखने का आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एंड सेकेंडली मॉक टेस्ट 6 है, दैट मीन्स 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए बन चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके वहां पे देख लीजिए। एंड साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं CUET में, उसको मैंने वन शॉट रिविजन में कवर करते हुए उनकी भी अलग से वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। कंटिन्यूस वे में 10 मॉक टेस्ट आएंगे, 6th पे हम आ चुके हैं। हर एक मॉक टेस्ट की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे सकती हैं। ये कंडीशंस क्या है, मैं थोड़ा फास्ट वे में आप लोगों को बता देती हूँ। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन यू कैन स्किप ऑल टुगेदर। ठीक है। हर एक सही क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 5 नंबर और हर एक गलत क्वेश्चन का आपको मिलेगा -1। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग है। तो जब तक तुम किसी भी क्वेश्चन के बारे में 100% श्योर ना हो कि हाँ यही आंसर बनता है, तब तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। फालतू में नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे, मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट बैठते हैं और आपने उनमें से किसी एक को टिक किया है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया ये बोलते हुए कि यार 2 आंसर्स करेक्ट कैसे हो सकता है इसमें, तो ऐसे सिनेरियो में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अगर मार्क्स चाहिए 2 सेम ऑप्शन होने पे, तो आपको उनमें से एक को टिक करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं तो हर वो बच्चा जो इस पेपर में बैठा होगा उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बिना कुछ किए। साथ ही साथ कैलकुलेटर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ पे अलाउड नहीं है आपके पेपर में, सो कुछ भी ऐसा लेके मत जाइएगा। अब आता है मेरा कंडीशन। मेरा इंस्ट्रक्शन बस ये है कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा साइड होके फ्रेम से, और आपको पूरा टाइम दूंगी कि वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो और अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। आपको एक पेन और पेपर अपने साथ लेके बैठना है। अगर ज़्यादा ही आलसी किस्म के इंसान तुम हो तो कॉमेंट सेक्शन में ही तुम्हें बस रिप्लाई करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसकी हिंदी बताऊंगी और इसका आंसर रिवील करूंगी, तो तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे सही आंसर गया या नहीं गया। जो भी पेन पेपर पे ये काम कर रहे हैं उन लोगों को लास्ट में मुझे बताना है कि 50 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए, और जो बच्चे कमेंट सेक्शन में ही लिख रहे थे उनका तो मैं वैसे ही देख लूंगी कि क्वेश्चन सही गए तुम्हारे। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैं आपके लिए रीड करने जा रही हूँ। इट सेज Your mother purchased a washing machine for ₹10,000 from an authorized dealer of the manufacturer with a verbal guarantee that the machine will be replaced with a new one if any of its parts becomes defective within 3 months from the date of purchase. The motor of the machine was burned within 15 days of its purchase. On complaining, the seller refused to replace the machine. Name the redressal agency under Consumer Protection Act where your mother can file the complaint. 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड नन ऑफ द अबव। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में। ठीक है। तो जिन्होंने पुराने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये मक्खन जैसी चीज़ है, फट से आंसर निकल आएगा। बट फिर भी मैं इसका हिंदी बता देती हूँ। वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम ये मॉक टेस्ट देख रहे हैं या मेरा कोई भी मॉक टेस्ट देख रहे हैं, उनके लिए हिंदी कुछ इस प्रकार से है। अगर आप उससे पहले ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आपकी मम्मी ने परचेज की एक वॉशिंग मशीन 10,000 रुपए की, इतनी सस्ती पता नहीं कहाँ से मिल रही है, एक ऑथराइज डीलर से जो कि ऑफ द मैन्युफैक्चरर विद अ वर्बल गारंटी। वर्बल गारंटी ली है कि अगर मान लीजिए मशीन को 3 महीने के अंदर अंदर कुछ भी होता है तो वो आपको मशीन रिप्लेस करके जाएंगे। मतलब सामने वाले ने आपकी मम्मी को मुंह पे बोला है कि भैया अगर तुम्हारी ये मशीन खराब हो जाती है 3 महीने के अंदर अंदर तो तुम्हें ये मशीन रिप्लेस कर दी जाएगी। हुआ क्या कि 15 दिन के अंदर अंदर मशीन की कोई मोटर थी वो खराब हो गई, तो अभी कंप्लेंट डाली कि भैया देखो तुम्हारी मशीन तो खराब हो गई, तुमने बोला था 3 महीने के अंदर अंदर कुछ भी डिफेक्ट आएगा तो रिप्लेस करेंगे। तो सामने वाला बोलता नहीं नहीं हम तो मानते ही नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, तो तुम अपने घर जाओ। अब यहाँ पे तुम्हारी मॉम को आया बहुत तेज गुस्सा, उन्होंने बोला इसको तो मैं सू करूंगी भैया, इसके ऊपर तो मैं केस करूंगी। तो वो केस करने के लिए कौन से वाले कमीशन के पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, नन ऑफ द अबव।
ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर अमाउंट देख के किया जाता है। भैया देखिए, यही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एनफोर्स करने वाले, यही सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, राइट? तो इनमें से किसके पास जाना है वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। माइट भी हो सकता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दे, तो उस टाइम पे तुम्हें ये देखना होगा कि कौन से वाले की क्या लिमिट है, कितना अमाउंट वो एंटरटेन कर सकते हैं, कितने अमाउंट के केसेस वो एंटरटेन कर सकते हैं, और फिर आप मतलब अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है। यहाँ पे क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है इसलिए आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सबसे छोटे केसेस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाते हैं, अगर बहुत बड़े केसेस होते हैं तो वो स्टेट के पास जाते हैं, और बड़े होते हैं तो वो नेशनल के पास जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग। इतनी जल्दी आ गया, मतलब मेरे को पसंद है मैच द फॉलोइंग, लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा। वाओ, so it says match the category being marketed in column 1 with the correct example in column 2। यहाँ पे मार्केटिंग की कुछ मार्केटेड की कैटेगरीज दी हुई हैं और आपको यहाँ पे इनके साथ एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना है। सो फर्स्ट है आइडियाज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल, फैमिली प्लानिंग, माउंटेनियरिंग। बताइए, जल्दी बताइए कौन सी चीज किसके साथ मैच करेगी, क्योंकि उसके बाद मैं बताना शुरू करूंगी। आइडियाज में क्या आएगा, एक्सपीरियंस में क्या आएगा, एंड इवेंट्स में क्या आएगा? देखिए, इवेंट, फिल्म फेस्टिवल, आइडिया, फैमिली प्लानिंग, माउंटेनियरिंग, एक्सपीरियंस। तो 1 को कनेक्ट कर रहे हैं हम 2 के साथ, 2 को कनेक्ट कर रहे हैं हम 3 के साथ, और 3 को कनेक्ट कर रहे हैं हम 1 के साथ। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2, 3, 1, ए ऑप्शन ही है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। कैसे पता लगाया? देखो भैया, फिल्म फेस्टिवल क्या होता है कि इवेंट होता है। माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं तो हम क्या लेके आते हैं अपने घर? हम कभी भी घूमने जाते हैं कहीं बार, हम कभी भी राफ्टिंग वाफ्टिंग करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, हम क्या लेके आते हैं अपने साथ? क्या हम राफ्टिंग को घर, मतलब वो एज लाइक उसकी वो जो बोट्स टाइप रहती है उसको घर लेके आते हैं? नहीं, हम एक्सपीरियंस लेके आते हैं। ठीक है, तो यस, माउंटेनियरिंग से आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। और फैमिली प्लानिंग क्या है? एक आइडिया है, प्लान करना। प्लान क्या करते हैं? मतलब सोचना, विचार करना, तो वो आइडिया ही तो होगा, राइट? तो बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी और आपका आंसर आ जाता। सो ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Question 3 है, the Securities and Exchange Board of India was established by the Government of India and was given a statutory status in which year? 1988, 1992, 1996, 1998। बताइए, सेबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब क्रिएट किया था उसके बाद स्टेट्यूटरी स्टेटस कब दिया था? स्टेट्यूटरी स्टेटस समझते हैं ना, मतलब एक एक्ट फॉर्म कर देना जिसकी वजह से इसकी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगी, तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी बन जाएगी। स्टेट्यूट क्या होता है? पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया लॉ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1992 वाज द ईयर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, रटने वाला था। Question 4, when the stock market is bearish, a company must go for which of the following? More debt, less debt, more equity, equal mix of debt and equity। जब मार्केट बेरिश होता है, मार्केट दो तरह के हो सकता है, बुलिश, बेरिश, राइट? तो जब मार्केट बेरिश होता है उस टाइम पे कंपनीज को क्या प्रेफर करना चाहिए? सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, कॉमन सेंस लगाना है। ज्यादा डेट लेगी कंपनी, लेस डेट लेगी कंपनी, ज्यादा इक्विटी लेगी कंपनी, इक्वल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी लेगी? सोच के देखो, बेरिश ट्रेंड है, नोबडी इज बाइंग फ्रॉम मतलब स्टॉक मार्केट, एवरीबडी इज लाइक प्रोटेक्टिंग देयर ओन सेक्स और इंटरेस्ट, और वो नहीं खरीद रहे हैं स्टॉक। तो ऐसे में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज मोर डेट। भैया, कंपनी शेयर्स इशू कर भी दे, मार्केट में खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। जब मार्केट गिरावट पे चल रहा होता है उस टाइम पे, मतलब गिरावट नहीं बोल सकते एक्चुअली, राइट वर्ड, ऐसा टाइम जब मार्केट में लोग नहीं खरीद रहे होते हैं स्टॉक्स, वो बोला जाता है बेरिश ट्रेंड। ठीक है, बुलिश होता है जब भर भर के लोग बाग खरीद रहे होते हैं स्टॉक्स। ठीक है, सो अभी नहीं खरीद रहे हैं स्टॉक्स, तो ऐसे में कंपनी स्टॉक्स ले भी आएगी तो कोई परचेज नहीं करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में बेटर है तुम डेट के लिए ही जाओ ना, तो कंपनी को ज़्यादा डेट के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा लिखा होता तो इसका आंसर भी उल्टा होता। यहाँ पे लिखा होता स्टॉक मार्केट इज बुलिश, तो उस सिनेरियो में आपको आंसर भी डिफरेंट मिलता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है, which of the following steps in the controlling process state that the comparison become easier when standards are set in quantitative terms? Analyzing deviations, measurement of actual performance, comparing actual performance with standard, setting performance standards। चलिए भैया बताइए, ये क्वेश्चन भी आई गेस किसी पुराने मॉक में आ चुका है, रिपीट हुआ है ये भी।
फटाफट इसका आंसर निकलना चाहिए, फिर मैं आपको इसका हिंदी बताती हूँ। और ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो ये हमारी वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसेस, चाहे कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, सिलेक्शन हो, रिक्रूटमेंट हो, कोई भी हो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो प्रोसेसेस को तो रट लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ये बोल रहे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि स्टैंडर्ड्स अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिखे होते हैं तो ईजियर होते हैं कंपेयर करना, कि भाई अच्छा बुरा, थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और बुरा, ऐसे से बेटर 8 9 10 11 12 ऐसे पॉइंटर्स अगर लिखे हो तो हमारे लिए कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, कौन सा वाला स्टेप होगा जिसमें ऐसा होता है? एंड द आंसर इज कंपैरिजन। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कौन से वाले स्टेप में हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के? इस वाले स्टेप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के बारे में इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है? First है communication acts as a basis for coordination. Communication is the basis to an organization's existence right from its birth through its continuing life. It is a process by which people create and share information with one another in order to reach at a common understanding. All of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ताकि हम जब डाउट सेशंस लें तो आपके उस क्वेश्चन को पिक कर लें, ठीक है। चलिए बताइए। Communication acts as a basis for coordination. Communication is the basis to an organization's existence right from its birth through its continuing life. It is a process by which people create and share information with one another in order to reach a common understanding, या all of the above. Communication coordination का basis है। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस जब से वो शुरू होती है और उसकी कंटिन्यूस लाइफ के लिए एक बेसिस रहता है, और साथ ही साथ इससे लोग अपने आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ पाते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड आई नो यू नो द आंसर, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के बारे में सही लिखी हुई हैं। चलिए 7th question, match the following. Match the elements of delegation in column 1 with the corresponding explanation in column 2. डेलीगेशन की जो एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसको आपको कॉलम 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है। ध्यान रखिएगा मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे, इन तीनों ही एलिमेंट्स को याद रखने के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, आपको बस वही देखने हैं एक्सप्लेनेशन में कहाँ आ रहे हैं और मैच करने हैं। Authority, responsibility, accountability, being answerable for the final outcome. Right to take decision inherent in a managerial position. Obligation of a subordinate to perform the assigned duty properly. दो ऑप्शंस ऐसे हैं, दो कीवर्ड्स जो मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज बताए थे वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा उनको पता होगा आंसर क्या है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फट से आंसर ट्राई करने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ क्या है सही आंसर, ठीक है। डन, बता दूँ ना, क्योंकि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे जल्दी से आंसर बताने की हो रही है। अब देखो, ये वर्ड पढ़ रहे हो ऑब्लिगेशन, ये वर्ड पढ़ रहे हो आंसरेबल, ये वर्ड पढ़ रहे हो पोजिशन। पोजिशन कनेक्ट होगा अथॉरिटी से, ऑब्लिगेशन कनेक्ट होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आंसरेबिलिटी कनेक्ट होगी अकाउंटेबिलिटी से। तो ए कनेक्ट हो रहा है 2 से, बी कनेक्ट हो रहा है 3 से, और सी कनेक्ट हो रहा है 1 से। सो 2 3 1 ये आंसर आ रहा है। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है 2 3 1, पहला ही ऑप्शन ऐसा है। सो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। देखा कितना सिंपल है। अगर तुम कीवर्ड्स को अपने ध्यान में रखो, दिमाग में रखो, तो तुम्हारे लिए कोई भी आंसर मतलब पता लगाना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन है, मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद द एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, फीचर्स लिखे हैं मैनेजमेंट की, और यहाँ उनका एक्सप्लेनेशन लिखा है और आपको मैच करना है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। यहाँ लिखा है मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस. Some aims and objectives are the basic reason for existence of an organization. Diverse individuals with different needs work together to fulfill the common organizational objective. मैं हूँ साइड, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर मैं आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी, सो
गोल ओरिएंटेड, यहाँ कहीं गोल, ऑब्जेक्टिव, एम ऐसा कुछ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। मल्टी डायमेंशनल, हम मैनेजमेंट किस किस चीज की करते हैं? वर्क की करते हैं, पीपल की करते हैं, ऑपरेशंस की करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल्स नहीं, मिलके सारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कॉमन गोल के बारे में बात करते हैं। तो ये कनेक्ट होगा इससे, ये कनेक्ट होगा इससे, ये कनेक्ट होगा इससे। सो ए कनेक्ट हुआ 2 से, बी कनेक्ट हुआ 3 से, और सी कनेक्ट हुआ 1 से। सो 2 3 1 2 3 1 2 3 1, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। 2 3 1 2 3 1, बी ऑप्शन करेक्ट। अंडरस्टूड? चलिए 9th क्वेश्चन। Due to enforcement of Euro 4 emission norms, an automobile company had to phase out one of its model. Identify the dimension of environment highlighted in the given statement. 4 ऑप्शन है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक। आई होप आपको इन नॉर्म्स के बारे में पता है। नहीं पता है तो न्यूज़पेपर रीड किया कीजिए, बहुत ज़रूरी हो गए हैं अब तो ये सब चीज़ें। चलिए बताइए क्या होगा आपका आंसर। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन में कीवर्ड भी लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले बताया करती थी पहचानने के लिए डायमेंशंस को। एक और हिंट दे दूं, बड़ा सा हिंट है ये, दिस इज द कीवर्ड। क्या कनेक्ट होगा? नॉर्म्स कहाँ आते हैं? नॉर्म्स आते हैं लीगल, उसमें नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह, राइट? सो यस, लीगल डायमेंशन होगा ये हमारा। Question 10 है, which of the following type of plan provides the broad contours of an organization's business? Strategy, objective, policy, procedure. चलिए बताइए कौन से वाला प्लान आपको ब्रॉड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बारे में एक ब्रॉड आउटलाइन देता है? स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर। टाइप ऑफ प्लान के बारे में बात हो रही है एंड द आंसर इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको ये सारी चीज़ें बताता है बिजनेस के बारे में। Question 11. Dash ensures that the heads of separate business units in an organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. Span of management, divisional structure, functional structure, hierarchy of authority. इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और लेट मी टेल यू इन दोनों पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बताइए हिंदी बताओ। इट सेज डैश इंश्योर करता है हेड्स ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ देयर यूनिट। अपनी अपनी यूनिट के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस यूनिट के जो हेड्स होते हैं, ठीक है। ये कौन से वाली उसमें बोला गया है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, डिविजनल स्ट्रक्चर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में या हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में? एंड द करेक्ट आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस एज इट इज लिखा हुआ था बुक में डिविजनल स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर। Question 12. An important project at AMB Consultants is running behind schedule by a month. This has upset their clients and might affect the reputation of the company in the long run. No managerial action like assigning more workers, equipment or giving overtime has been able to solve the problem. What managerial action may now be taken by the company to avoid such a situation from arising in future? Revise the schedule, assigning additional workers and equipment to the project, get permission for further overtime work, both B and C. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट AMB कंसल्टेंट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल बाय अ मंथ। AMB कंसल्टेंट ने कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया हुआ है जो कि 1 महीने देरी से चल रहा है। दिस हैज अपसेट देयर क्लाइंट्स, इसने उनके क्लाइंट्स को बहुत अपसेट किया है और ये कंपनी की रेपुटेशन को भी स्टॉक स्टेक पे लगा सकता है लॉन्ग रन में। नो मैनेजरल एक्शन, कोई भी मैनेजरल एक्शन लाइक ज़्यादा वर्कर्स रखना, इक्विपमेंट और ले आना, ओवर टाइम कराना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पा रहा है। अब यहाँ पे कौन सा मैनेजरल एक्शन ज़रूरी होगा अवॉइड करने के लिए ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना हो? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज रिवाइज द शेड्यूल। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, तो अब बचा क्या है कि आप शेड्यूल को ही क्या कर दो, रिवाइज कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं।
13th क्वेश्चन बोलता है which of the following nature of management involves skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results? Science, art, profession, none of the above. बताइए which of the following nature of management involves skillful and पर्सनल एप्लीकेशन. अगेन एक कीवर्ड आया है. मुझे इतनी खुशी हो रही है ना इन क्वेश्चंस को रीड करते हुए, क्योंकि जो जो पढ़ाते वक्त मैं आपको बोलती थी ना ये कीवर्ड है इसको ध्यान में रखना, ये कीवर्ड है इसको ध्यान में रखना, वहीं से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और वही कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं. बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? साइंस होगा, आर्ट होगा, प्रोफेशन होगा. फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पिक किया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज आर्ट. पर्सनल एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होती है? आर्ट में इस्तेमाल होती है. मैंने बताया था ना हर किसी का डांस करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का गाना गाने का तरीका अलग होता है, राइट? 14th question. Even though the political conditions vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. If the instability of the political conditions cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, which feature of business environment is being highlighted in the above statement? Specific and general forces, dynamic nature, relativity, all of the above. बताइए. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो देख लीजिए फटाफट क्या है ये, उसके बाद मैं इसकी हिंदी बताती हूं. इट सेज इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. पॉलिटिकल कंडीशन हर कंट्री की क्या होती है? डिफरेंट होती है. ये इन्वेस्टर के जो भी बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी डिफरेंट वे में इम्पैक्ट करती हैं. If the instability of political condition cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future. Business investors को ऐसा लगता है कि भैया अगर political conditions में instability है तो वो certainly कहीं पे मतलब वो नहीं कर सकते, certain decisions नहीं ले सकते और future को predict भी नहीं कर सकते. Obviously अगर मान लो जैसे श्रीलंका का आजकल हाल है, श्रीलंका में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे सिनारियो में अगर हम अभी प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि वहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया वहाँ की सिचुएशन ही बहुत अनसर्टेन है. हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं पा सकते अभी. इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला फीचर हाईलाइट किया गया, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ऊपर जो दी हुई है इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला फीचर हाईलाइटेड है? दैट यू हैव टू टेल. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, रिलेटिविटी, ऑल ऑफ द अबव. एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये सारे के सारे हाईलाइटेड हैं. चीज़ें बदल रही हैं. डायनामिक, रिलेटिविटी पहले वाले ही उसमें लिखा हुआ था कि हर एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन अलग होती है, राइट? उसका मतलब रिलेटिविटी होता है कि प्लेसेस के अकॉर्डिंग वैरी करती है. और जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब ऐसी चीज़ें जो कि किसी को पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस करती हैं या फिर इन जनरल सारे डिपार्टमेंट्स को हर्ट करती हैं. तो वो तीनों ही चीज़ें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हाईलाइटेड थी. सो आंसर हो जाएगा हमारा डी. Okay, चलिए let's move to next. Dash is a statement of expected results expressed in numerical terms. Method, policy, budget, rule. बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल क्वेश्चन है. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. Dash is a statement. Dash एक स्टेटमेंट है जिसमें expected results numerical terms में लिखे होते हैं. Method, policy, budget, rule. न्यूमेरिकल पे फोकस करिएगा, वो वर्ड न्यूमेरिकल, और आपको आपका आंसर पता चल जाएगा. और आंसर है बजट. बजट में आती हैं न्यूमेरिकल टर्म्स. चलिए 16th क्वेश्चन. व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बुलिश अ कंपनी मस्ट गो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. इसी का उल्टा आया था अभी थोड़ी देर पहले और मैंने आपको बोला था इसका उल्टा होगा तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा, राइट? देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन. अगर स्टॉक मार्केट बुलिश ट्रेंड पे चल रही होती तो उस टाइम पे कंपनी को क्या करना चाहिए? ज्यादा डेट लेना चाहिए, ज्यादा इक्विटी लेना चाहिए, लेस इक्विटी लेना चाहिए, या इक्वल मिक्सचर लेना चाहिए डेट और इक्विटी का? कंपनी अभी स्टॉक मार्केट क्या है? बुलिश ट्रेंड पे है. बताइए कंपनी क्या करेगी? कंपनी ज्यादा इक्विटी इशू करेगी, क्योंकि इस टाइम पे भर भर के लोग इक्विटी खरीदना चाहेंगे. तो आप भी भर भर के इक्विटी बेच सकते हैं. 17th क्वेश्चन है. कार मैन्युफैक्चरर ऑफर्स टू सेल अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 फॉर अ लिमिटेड पीरियड. आइडेंटिफाई द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी इन द अबव एग्जांपल. रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, रिबेट, डिस्काउंट. चलिए बताइए. एक कार मैन्युफैक्चरर है जो कि सेल कर रहा है पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार, डिस्काउंट पे 10,000 डिस्काउंट दे रहा है. गाड़ियों में 10,000 का डिस्काउंट क्या ही होता है. चलिए कोई बात नहीं, लिमिटेड पीरियड के लिए 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है. एक कार मैन्युफैक्चरर दे रहा है ऐसा डिस्काउंट. आपको सेल्स प्रमोशन का यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है कि कौन से वाला सेल्स प्रमोशन इस्तेमाल किया गया है. रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, डिबेट या फिर रिबेट या फिर डिस्काउंट. बताइए.
एंड द आंसर इज रिबेट। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो रिबेट दे रहा है, ठीक है। चलिए 18th question. Under the Consumer Protection Act 2019, Dash can be approached to file a complaint by the legal heir of a deceased consumer if the compensation claimed is 3 crores. District Commission, State Commission, National Commission, all of the above. आपको बताना है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका लीगल हेयर जो फाइल अप्रोच मतलब जो कंप्लेंट लगाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते हुए कॉम्पनसेशन के लिए, जहाँ पे वो कॉम्पनसेशन 3 करोड़ क्लेम कर रहा था, तो वो कौन से वाले उसमें लगेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, ये सब में लगा देगा। पहले ही बता देती हूँ ये आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव में नहीं होता। सब में कैसे लगेगा? सिंपल सी बात है भाई, कोई इंसान एक ही जगह लगा सकता है ना। हमारे कोर्ट्स का रूल चलता है कि जब एक पर्टिकुलर चीज़ का केस कहीं चल रहा होता है एक पर्टिकुलर जगह, तो वही सेम केस सेम पार्टीज़ के बीच में सेम कंटेंट को लेके दोबारा कहीं और नहीं चल सकता। ये लॉ का रूल है हमारे यहाँ पे, ठीक है, सारी जगह पे होता है। तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबव तो आंसर आ नहीं सकता। आप बताइए बाकी तीनों में से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? एंड द आंसर इज स्टेट कमीशन। अगेन फिगर पे ध्यान देना था, दैट्स इट, उसी से आपको आंसर पता चलता। स्टेट द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ कंट्री, ICICI, IDBI, SFC, IFCI। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बुक से रट्टेबाजी वाला काम चलेगा यहाँ पे, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा IFCI। चलिए 20th क्वेश्चन, कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर डैश प्लान्स, गोल्स, रिसोर्सेज, नन ऑफ द अबव। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही हैं कैसे, किसके तरीके से? प्लान्स के तरीके से, गोल्स के तरीके से, रिसोर्सेज के तरीके से, या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज प्लान्स के तरीके से। कंट्रोलिंग और प्लानिंग पता है ना, भाई भाई हैं, बस वही चीज़ है। Match the following 21st question है, match the qualities of a good leader in column 1 with the correct explanation in column 2। यहाँ पे लीडर की कुछ क्वालिटीज दी हुई है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको दोनों को मिक्स करना है। फर्स्ट क्वालिटी है इनिशिएटिव, सेकंड क्वालिटी है सोशल स्किल्स, थर्ड क्वालिटी है डिसिसिवनेस, और फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ लिखा हुआ है बीइंग फर्म एंड नॉट चेंजिंग ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली, नॉट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम बट rather grabbing the opportunity and using it to the advantage of the organization, capacity to clearly explain the ideas and make the people understand them, being friendly with his colleagues and followers। चलिए चार चीजें दोनों जगह लिखी हुई हैं, आपको दोनों को मर्ज करना है। मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रही हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके देख लो क्या किसका आंसर होगा। टाइम दिया जा रहा है आपको स्क्रीनशॉट लेने का या फिर पॉज करके आंसर पता लगाने का। चलिए मैं बताऊं अब, इनिशिएटिव, सोशल स्किल्स, डिसिसिवनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढते हैं हम। बीइंग फर्म एंड नॉट चेंजिंग ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली, फर्म होना और अपने ओपिनियंस को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना। Not waiting for opportunities to come but rather grabbing the opportunity and using it to the advantage of the organization। opportunities का इंतजार ना करना बल्कि जो आ रही हैं उन्हें ग्रैब करना, ठीक है, ताकि हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सके। कैपेसिटी टू क्लियरली एक्सप्लेन द आइडियाज एंड मेक द पीपल अंडरस्टैंड देम, ये है क्वालिटी कि अपन सामने वाले को अपनी बात अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं। बीइंग फ्रेंडली विद हिज कोलीग्स एंड फॉलोवर्स, अपने फॉलोवर्स और कोलीग्स के साथ फ्रेंडली होना। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत का तरीका जिससे हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ था क्लियरली एक्सप्लेन दिस, तो इसको मर्ज करेंगे हम इससे, ठीक है। कम्युनिकेशन से हम अपनी बात सामने वाले को समझा पाते हैं। फिर है बीइंग फ्रेंडली विद हिज कोलीग्स एंड फॉलोवर्स, अपने कोलीग्स और फॉलोवर्स के साथ फ्रेंडली होना, ये आपका सोशल स्किल है ना। फिर है नॉट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम बट रेदर ग्रैबिंग देम, और ऊपर है कि अपना ओपिनियन जल्दी चेंज नहीं करना और फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना, मतलब डिसीजन मेकिंग तुम्हारी सही है। और इनिशिएटिव दिस, तो यहाँ पे ए को हमने कंबाइन किया, मैच किया है 2 से, बी को किया है 4 से, सी को किया है 1 से और डी को किया है 3 से। ये हमारा ऑप्शन बना है 2 4 1 3। कोई ऑप्शन ऐसा है 2 4 1 3, डी ऑप्शन ऐसा है, तो आंसर क्या होगा करेक्ट? डी होगा। समझे? बस कीवर्ड्स ढूंढने थे तुम्हें और तुम्हें पता लगाना था कौन सा किसके साथ मैच करेगा। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। मुझे ना मैच द फॉलोइंग इसलिए इतने ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आपको नहीं भी पूरा आंसर पता होगा ना, एक आधी चीज़ भी यू आर श्योर अबाउट ना, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे अटेम्प्ट। सो इसलिए मैच द फॉलोइंग जितने होंगे ना तुम्हारे पेपर में उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है।
आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लान रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। मेथड, रूल, प्रोग्राम, प्रोसीजर। Which of the following type of plan reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken? कौन से वाला प्लान रिफ्लेक्ट करता है कि मैनेजरल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन, मैनेजरल डिसीजन का कौन से वाला प्लान अफेक्ट करता है कि भैया एक सर्टेन एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेथड, रूल, प्रोग्राम या फिर प्रोसीजर? चलिए बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज रूल। रूल तय करता है कि भैया कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या बेयर करना पड़ेगा आपको। 23rd क्वेश्चन है अमृता कीप्स मशीन्स, मटीरियल्स, टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय कंसर्न्ड वर्कर्स। आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। फॉरमैनशिप जो टेक्निक थी, जो टेलर भाई साहब द्वारा दी गई थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, और 12th क्लास में ये क्वेश्चन काफ़ी आता था, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ठीक है। सो अमृता बेसिकली वो इंसान है जो कि मशीन्स, मटेरियल, टूल्स रेडी रखती है ऑपरेशंस के लिए ताकि वर्कर्स आए और डायरेक्टली काम पे लग जाएं। ये किस फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर किस पर्टिकुलर एक्सपर्ट का काम है? गैंग बॉस का, रिपेयर बॉस का, रूट क्लर्क का, स्पीड बॉस का? बताइए। सारे जो भी औजार हैं उनको तैयार रखना ताकि वर्कर्स आते ही काम पे लग जाएं, ये किसका काम होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज गैंग बॉस का। ये गैंग बॉस का काम होता है, वो ऐसे सारी चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को रेडी रखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फंडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी अब्रीविएशंस आपके बुक में इस्तेमाल की गई हैं, बस उनका फुल फॉर्म याद रख लेना। फ्री फंड का 5 नंबर मिलेगा तुम्हें, फ्री फंड का, फैक्चुअल क्वेश्चंस के बेसिस पे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ रट्टेबाजी है। और 20-30 से ज़्यादा अब्रीविएशन होंगे भी नहीं पूरे बुक में, ये बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। और आधे से ज़्यादा तो ऐसी हैं जिनका तो बहुत ही बेसिक, लाइक सेबी क्या है वो तो आपको पता ही है भैया, सेबी क्या है, राइट। तो NSC, BSC कितने बेसिक वाले हैं, 1-2 ऐसे और आ जाएंगे, सबको अच्छे से याद कर लेना, 5-5 नंबर हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको IFCI का, जल्दी बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए 25th क्वेश्चन, which type of organizational structure is most suitable when the size of organization is large and is producing one line of product? कौन से वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर परफेक्ट बैठेगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका साइज बहुत बड़ा है लेकिन वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है? साइज बहुत बड़ा है लेकिन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है। फंक्शनल, डिविजनल, बोथ A and B, नन? चलिए बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल में हम फंक्शंस के बेसिस पे सेग्रीगेशन करते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं करते। लेकिन वहीं पे अगर ये डिफरेंट लाइन में काम कर रहे होते तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर चूज करते, क्योंकि वहां पे हम सेग्रीगेशन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे करते हैं। चलिए 26th क्वेश्चन, डैश इज एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस, अ लीडर, मैनेजर, प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर? बताइए। Dash is an individual who initiates, creates and manages a new business, a leader, manager, professional, entrepreneur. Dash एक इंडिविजुअल है जो इनिशिएट करता है, क्रिएट करता है और नए बिजनेसेस को मैनेज करता है। उस इंडिविजुअल का नाम क्या है? एक लीडर, एक मैनेजर, एक प्रोफेशनल या फिर एंटरप्रेन्योर? एंड द करेक्ट आंसर इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये जो लास्ट आपका चैप्टर था ना उसके अंदर दिया हुआ था। 27th question, which of the following activities are associated with mental revolution on a part of management and workers? Trade unions not going on strike, management sharing the gains of the company with the workers, workers working hard and be willing to embrace change for the good of the company, all of the above? बताइए। Which of the following activities are associated with mental revolution on the part of management and workers? इनमें से कौन सी वाली एक्टिविटी मेंटल रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है वर्क ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड होम वर्कर्स? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ट्रेड यूनियंस नॉट गोइंग ऑन स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक पर नहीं जा रहे हैं। मैनेजमेंट शेयरिंग द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, मैनेजमेंट कंपनी के जो गेन्स है वो वर्कर्स के साथ क्या करिए, शेयर करिए। वर्कर्स वर्किंग हार्ड एंड विलिंग टू वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड और चेंज को अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बहुत सिंपल है।
मतलब क्वेश्चन अच्छा था लेकिन ऑप्शन उन्होंने बहुत सिंपल दिए हुए हैं, तो आपसे आराम से बन जाएगा आंसर। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए 28th क्वेश्चन, इसमें तो मैच द फॉलोइंग बहुत सारे आ रहे हैं, वाओ। सो कॉलम 1 में मैनेजमेंट के नेचर्स दिए हुए हैं और दूसरे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको मैच करना है। आर्ट, प्रोफेशन, साइंस। Management is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situations. Principles of management are based on repeated experimentation and observation in different types of organizations. Manager applies the acquired knowledge in a personalized and skillful manner. कीवर्ड्स पे फोकस करो, दैट्स इट। कीवर्ड से तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। मैं पीछे हूँ फ्रेम में, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके अच्छे से रीड करके मैच कर सकते हैं। आंसर निकल जाना चाहिए एक तो मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर। आर्ट, प्रोफेशन, साइंस, कॉलम 2। Management is based on systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on variety of business situations. Principles of management are based on repeated experimentation and observations. Managers applies the acquired knowledge in a personalized and skillful manner. बताइए कौन किसके साथ मैच कर रहा है? Art, personalized manner. Experimentation, science, profession, this. आर्ट को हमने किया है, फर्स्ट को हमने किया है 3 से मैच, 2 को हमने किया है 1 से मैच और 3 को हमने किया है 2 से मैच। 3 1 2 करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 1 2 3 1 2 कौन से में आया है? डी में आया है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। आई होप समझ में आया है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया, खुश हो गई आज तो मैं बिल्कुल। मैच द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल बिहेवियर। कॉलम 2 में लिखा हुआ है डायरेक्ट बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन, नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन, एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन दोनों तरफ दिए हुए हैं। कीवर्ड्स ढूंढे। डायरेक्ट बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन, नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज पर सिचुएशन, एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ढूंढते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ओके, जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड, बिहेवियरल, ओके। सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है नॉट रिजिड, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस है, स्ट्रेट अवे सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती। बिहेवियरल मतलब एम्स आर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, ये बिहेवियर से आपको पता लग जाना चाहिए था, इसके साथ मैच करेगा। तो 1 मैच कर रहा है 4 से, 2 मैच कर रहा है 1 से, 3 मैच कर रहा है 2 से एंड 4 मैच कर रहा है हमारा 3 से। सो अब कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें लिखा हो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। सो इजी ना, और मजा आता है करने में, है ना। चलिए 30th क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको मैनेजमेंट के उस फंक्शन का नाम बताना है जो कि मदद करता है फ्यूचर प्लान्स को फॉर्मुलेट करने में in light of the problems that were identified and thus helps in better planning in the future period। पुरानी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ताकि हम फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सके। और ये क्वेश्चन आई गेस 3rd टाइम आ रहा है यहाँ पे, सो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आंसर होगा कंट्रोलिंग। चलिए 31st क्वेश्चन, dash is the process of converting encoded symbols of the sender, encoding, decoding, media, all of these। dash एक प्रोसेस है जिसमें हम encoded symbols को कन्वर्ट करते हैं, सेंडर के एनकोडेड सिंबल्स को कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? एंड द करेक्ट आंसर इज डिकोडिंग। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो एनकोडेड सिंबल पढ़ के एनकोडिंग आंसर करते हैं, बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि वो प्रोसेस बताइए जिसमें एनकोडेड सिंबल्स को हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब
पहले से वो एनकोडेड सिंबल्स थे, अब उनको कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो डिकोडिंग हुआ ना ये वाला। तो अगर ये होता कि नॉर्मल लैंग्वेज को एनकोडिंग वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो एनकोडिंग प्रोसेस की जाती, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो सिंबल्स थे वो एनकोडेड थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे आप, सेंडर्स के मैसेज को कन्वर्ट कर रहे थे आप रीडर के लिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिकोडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 32। ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। आपको पता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। असर्शन लिखा होता है, रीजन लिखा होता है, आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि दोनों सेंटेंसेस क्या करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो क्या इनके बीच में लिंक बैठता है, रीजन में लिखी हुई चीज असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। इफ येस तो आपका आंसर होगा ए, इफ नो तो आपका आंसर होगा बी, और दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर सी या डी में से होगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। असर्शन बोलता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। रीजन बोलता है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमिन्ड प्लान्स। बताइए। सो इसका आंसर है both A and R are true and R is the correct explanation of A। दोनों एक जैसी ही बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, तो नथिंग इज डिफरेंट इन दैट। अब आ जाते हैं हम 33rd क्वेश्चन में। अगेन ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, और ये भी ऑर्गेनाइजिंग से ही पिक किया गया है। सो इट सेज ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, और रीजन में ही लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स। पता लगाइए दोनों सेंटेंस करेक्ट है, अगर हैं तो क्या एक दूसरे को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो बताइए, आपस में लिंक्ड हैं वो बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज कि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जब बात आती है, रिलेशनशिप की जब बात आती है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। 34th क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स डैश आर बोरोड फंड्स। ये चारों जो नीचे सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से वाला बोरोड फंड नहीं है। पहला लिखा हुआ है लोन, फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर है पब्लिक डिपॉजिट, और फिर है डिबेंचर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एंड द करेक्ट आंसर इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हमारी पुरानी सेविंग्स होती है, ये थोड़ी ना हमने किसी से लोन पे लिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू अ स्टैंडिंग प्लान। एक होता है जो वन टाइम प्लान होता है, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। तो इनमें से कौन से वाला सेंटेंस स्टैंडिंग प्लान के बारे में सही है। is developed once, is modified from time to time, used for activities that occur regularly, all of the above। बताइए बताइए कौन से वाले सेंटेंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब करेक्ट हैं इस चीज के बारे में। 36th क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट, और बोथ साइंस एंड आर्ट, बोथ और नन ऑफ द अबव। And the answer is both a science and art। ठीक है, both science and art दोनों कैसे, देखिए प्योर साइंस नहीं होता, इम्प्योर साइंस होता है, बट साइंस तो होता है, आर्ट तो वैसे ही क्लियरली होता है, राइट। 37th क्वेश्चन, the increase in the demand for many Ayurvedic medicines, health products and services in the past few months is related to the need for building immunity and increased awareness for healthcare due to the spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described above. Specific and general forces, interrelatedness, relativity, none of them. ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, फटाफट पता लगाओ क्या होगा करेक्ट आंसर। जैसे जैसे हमने देखा कोरोना वायरस के चलते हुए लोग हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एक्सक्यूज मी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट्स जो भी हैं, मतलब जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं कंजम्पशन के लिए, उन सब की मांग बढ़ती जा रही है, राइट। सो यहाँ पे कौन से वाला फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्क्राइब किया गया है। एंड द आंसर इज इंटर रिलेटेडनेस, मतलब एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर में चेंज आया, दूसरे फैक्टर की वजह से तीसरे फैक्टर में चेंज आया, तो ये इंटर रिलेटेडनेस दिखाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इट सेज व्हाई डिड एफडब्ल्यू टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप। 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो है बिकॉज ऑल द क्वालिटीज लाइक इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रेट, मैनुअल डेक्सटरिटी, energy, etc. could not be found in a single person, because the number of the foremen or supervisors in a factory setup is very large, because the number of workers in a factory setup is very large, or all of the above. Okay, बताइए।
FW टेलर भाई साहब ने कुछ टेक्निक्स दी थी, राइट, अपने प्रिंसिपल्स के अलावा। उसमें एक टेक्निक थी फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें 8 एक्सपर्ट्स हायर करने के बारे में बात हुई थी, 4 प्लानिंग से रिलेटेड, 4 एग्जीक्यूशन या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये बोल रहे हैं 8 फंक्शनल फॉरमैनशिप की क्या जरूरत, मतलब 8 फॉर्मेंस की क्यों जरूरत पड़ी, बताइए। 4 रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, करेक्ट रीजन आपको सेलेक्ट करना है। And the correct explanation is because all qualities like intelligence, education, tact, grit, manual dexterity, energy could not be found in a single person. सब कुछ एक इंसान में मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए 8 अलग अलग एक्सपर्ट्स के बारे में बात करी गई है वहाँ पे, ठीक है। चलिए 39th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स दैट एग्जिस्ट। इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट ट्रू है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। पॉलिसी प्रोवाइड्स ब्रॉड कंट्योर्स रेफरिंग टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ इन लॉन्ग रन। Single-use plans are designed to ensure that the internal operation of an organization runs smoothly. A standing plan is developed to achieve specific objectives, so non-recurring in nature and not likely to be repeated in future. बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको हिंट दे दिया पढ़ते पढ़ते। एंड द करेक्ट आंसर इज, अगर आपका आंसर मुझसे पहले नहीं आ पाता है तो आप कृपया करके वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्योंकि मेरा आंसर बताने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन देखने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पहले तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है, तभी टेस्ट पेपर्स का मतलब बनेगा। आंसर है बजट एक क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इनकम को स्पेसिफाई किया, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड का इनकम और रेवेन्यू और ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें गलत है। यहाँ आएगा स्ट्रैटेजी, यहाँ आएगा सिंगल यूज प्लान इज मेड फॉर वन यूज ओनली। स्टैंडिंग प्लान के बारे में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, ये सिंगल यूज प्लान के बारे में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट ट्रेन्स द इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिशेस इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडैप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इनमें से कौन से वाली चीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के डेवलपमेंटल फंक्शंस में आती है। डेवलपमेंटल फंक्शंस ओनली, क्योंकि इसके अलावा सेबी के और भी फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्शन वाले फंक्शंस, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये सारे फंक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक मॉक में हमने 1 से 2 क्वेश्चन देखे हैं सेबी से रिलेटेड, राइट। सो अच्छे से पढ़ के जाइएगा और बता दीजिए चारों में से कौन से वाला ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस में आते हैं, कुछ नहीं करना, बस बुक में से पढ़ना है और रट्टे मारने, दैट्स इट। फंक्शंस तो हमें वैसे भी पता है सभी क्या क्या करता है, बस डेवलपमेंट वाले में कौन से कवर होते हैं, प्रोटेक्शन में कौन से कवर होते हैं और रेगुलेटरी में कौन से कवर होते हैं, वो ध्यान रखना है बस अपन को, ठीक है। 41st क्वेश्चन है, व्हेन अ लीडर इज अ रोल मॉडल टू अदर्स रिगार्डिंग एथिक्स एंड वैल्यूज, ही इज सेड टू पोजेस द क्वालिटी ऑफ डैश, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या डिसिजननेस। बताइए अगर कोई लीडर रोल मॉडल बनता है दूसरों के लिए एथिक्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे में वो कौन से वाली क्वालिटी पोजेस कर रहा है, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिसिवनेस। बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रिटी वाली। इंटीग्रिटी, मॉरल वैल्यूज और इन सबसे से रिलेटेड होते हैं ना, एथिक्स वगैरह से। 42nd क्वेश्चन, दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट utterable is called brand mark, trademark, brand name, all of these। वो पार्ट ब्रांड का जो कि रिकॉग्नाइज किया जा सकता है लेकिन utterable नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड मार्क बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज नहीं बोलते, हम प्रीटी श्योर। तो 3 में से चूज करो। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रांड मार्क, ठीक है। चलिए 43rd क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स डैश आर ऑनर्स फंड। पहले हमारा आया बोरोड फंड, नाउ इट्स ऑनर्स फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ऑल ऑफ द अबव। कौन से वाले सोर्स ऑफ फंड्स में से, मतलब इनका ऑनर्स फंड ढूंढना है, बताओ। आंसर होगा ऑल ऑफ द, ये सारे के सारे ऑनर्स फंड के ही पार्ट है, इनमें से कोई भी बोरोड फंड का पार्ट नहीं है। 44th क्वेश्चन है,
Hemu's mother gifted her shares of a large IT company. The securities were in physical form. She has a bank account but does not possess any other form of security. She wanted to sell the shares and approached a registered broker. Which of the following is a mandatory detail which she needs to provide to the broker? Permanent account number, educational qualification and occupation, residential status, none of the above. वाओ सच एन ईजी क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन दमदार था लेकिन ऑप्शन उन्होंने इतने बेकार दे दिए कि बच्चा आराम से पहचान सकता है. मतलब थोड़ा ट्रिकी बनाना चाहिए था इस क्वेश्चन को. हेमू की मदर ने गिफ्ट करे उनको शेयर्स लार्ज आईटी कंपनी के. सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में थी. उनके पास बैंक अकाउंट है बट कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी वो होल्ड नहीं करते. अब उनको वो बेचने हैं शेयर्स, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर के को उन्होंने अप्रोच किया. इनमें से कौन सी मैंडेटरी डिटेल है जो उनको देनी पड़ेगी ब्रोकर को? And the correct answer is PAN. ये सब लेके वो क्या करेंगे? 45th question. Ultimate Televisions Limited is offering its 50 TV sets at a discount of rupees 10,000 for a period of 2 months beginning from 15th February 2021. Which of the following sales promotion activity is being used by Ultimate Televisions Limited? Discount, refunds, rebate, quantity gift. बताइए. हिंदी अगर बताऊँ इसकी तो ये बोल रहे हैं अल्टीमेट टेलीविजन्स लिमिटेड जो है वो 50 टीवी सेट्स ऑफर कर रहे हैं 10,000 रुपये के डिस्काउंट पे 2 महीने के पीरियड जो कि बिगिन हो रहा है 15 फरवरी से 2021 तक. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज बीइंग यूज्ड बाय अल्टीमेट टेलीविजन लिमिटेड? इनमें से कौन से वाली सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी इस्तेमाल हो रही है अल्टीमेट टेलीविजन लिमिटेड द्वारा? इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है ना. मतलब एग्जैक्टली ये नहीं था लेकिन इस तरह का था. और आंसर है इसमें रिबेट. चलिए नेक्स्ट है हमारा 46th क्वेश्चन. मिस्टर एक्स परचेज द कार फॉर ₹15 lakh बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कार. द कंपनी ऑफ द कार डिड नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी टू हिम. अंडर विच अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही कैन फाइल एन अपील? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, नन ऑफ द अबव. 15 लाख की गाड़ी खरीदी थी, क्वालिटी के साथ खुश नहीं है लेकिन सामने वाला कोई मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिनारियो में क्या कर सकते हैं? ये किसके पास जा सकते हैं? एंड ही विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन. पहले भी आ चुका है क्वेश्चन. ओके अब हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. एक केस स्टडी है, उसके बेसिस पे हमें 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर करना है. तो रीड कर लेते हैं क्या बोल रही है केस स्टडी. Okay, Mr. Vikas Goyal is an HR manager of Sanduja Furniture Private Limited. At the beginning of the new year, he anticipated that the company will need 30 new additional persons to fill up different vacancies. He gave an advertisement in the newspaper inviting applications for the filling of different vacant posts, and as many as 120 applications were received. The same were scrutinized. Out of these, conditions of 15 applicants were not acceptable to the company. Letters of the regret giving reasons were sent to them. Remaining candidates were called for preliminary interview. The candidates called for were asked to fill up the blank application forms. Thereafter, they were given 4 tests. And then the objective of the first test was to find out how much interest the applicant takes in his work. इन लाइन्स को ध्यान से पढ़ना क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड टेस्ट वाज टू फाइंड आउट स्पेशलाइजेशन ऑफ द एप्लीकेंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया. थर्ड टेस्ट एम्ड एट मेकिंग श्योर वेदर द एप्लीकेंट वाज कैपेबल ऑफ लर्निंग थ्रू training or not. The purpose of the fourth test was to find out how much capability a person has to mix up with the other persons and whether he can influence other persons and get influenced by them. Okay, उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर विकास जो कि HR मैनेजर हैं संदुजा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड के, एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर ही एंटिसिपेटेड कंपनी को 30 एडिशनल पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि कंपनी को 30 और लोग लगेंगे अभी. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट किया न्यूज़पेपर में कि एप्लीकेशंस फिल करने के लिए वैकेंट पोजीशंस के लिए सामने वाले आए. 120 एप्लीकेशंस रिसीव हुई. सेम को स्क्रूटनाइज किया, 15 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया. आउट ऑफ दिस कंडीशंस ऑफ 15 वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी. 15 की कंडीशंस इनको अच्छी नहीं लगी और उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया गया. रिमेनिंग सबको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू दिलवाया गया और उनको ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया गया. 4 टेस्ट उनके कंडक्ट हुए. 4 टेस्ट में ये चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे थे. मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आंसर आ जाएगा.
अब फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा हुआ है वो ये है, द पर्पस ऑफ द 4 टेस्ट वाज टू फाइंड आउट हाउ मच कैपेबिलिटी अ पर्सन हैज टू मिक्स विद अदर पर्सन्स एंड वेदर ही कैन इन्फ्लुएंस अदर पर्सन्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. Which test and is indicated in this situation? Which test is indicated in this situation? Personality test, intelligence test, aptitude test, trait test. बताइए. जैसे कि मैंने आपको बोला था चारों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आंसर वहीं से निकलने वाला है. तो आपको बस यही बताना है, जो डिफरेंट टेस्ट हमने पढ़े थे जो सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं कि भैया इस टेस्ट से ये पता लगता है, इस टेस्ट से ये पता लगता है. तो आपको यहाँ पे मीनिंग दे दिया गया और उसके बेसिस पे यू हैव टू सिलेक्ट कौन से वाला टेस्ट है यहाँ पे, विच इज़ वेरी सिंपल. एंड द आंसर इज पर्सनैलिटी टेस्ट. किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसकी ओवरऑल सारी वो चीज़ें देखने के लिए हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं. बिगनिंग में ही उन्होंने एंटिसिपेट किया कि 30 लोगों की एडिशनल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट वैकेंसीज के लिए. आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस पर्टिकुलर चीज़ से आइडेंटिफाई करिए. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. अगर आपको स्टाफिंग की प्रोसेस पता है तो इट्स वेरी सिंपल. पहला स्टेप क्या होता है उसमें, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. और इन्होंने पता लगा लिया 30 लोग और लगेंगे तो उन्होंने इसी पर्पस मतलब इसी चीज़ के थ्रू तो लगवाया कि वर्कलोड एनालिसिस कर लिया, वर्कफोर्स एनालिसिस कर लिया, वहाँ से पता लग गया कि कितने लोगों की कमी है और उतने लोगों को सिलेक्ट करने के लिए आगे चले गए. 49th क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम द गिवन लाइंस आउट ऑफ दीज कंडीशंस ऑफ 15 एप्लीकेंट्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, लेटर्स ऑफ रिग्रेट गिविंग रीजंस वर सेंट टू देम, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफिंग इज हाइलाइटेड इन द स्टेटमेंट. 15 लोगों को रिजेक्ट कर दिया और उनको घर भेज दिया गया रिग्रेट के साथ, रिग्रेट लेटर के साथ. अब ये कौन से वाले एस्पेक्ट को दर्शाता है स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग या ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कौन से वाले इसको दर्शाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन. मैंने आपको बताया था ना, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव चीज़ होती है क्योंकि उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं. सिलेक्शन नेगेटिव चीज़ होती है क्योंकि उसमें हम लोगों को घर भेज रहे होते हैं. तो सिलेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर. 50th क्वेश्चन है, द एप्लीकेंट्स वर गिवन 4 टेस्ट लाइक इंटेलिजेंट टेस्ट, टू इंटरेस्ट टेस्ट आफ्टर फिलिंग अप ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. आइडेंटिफाई विच स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस वाज फॉलोड बाय द मैनेजमेंट. यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा कौन से वाला प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप फॉलो किया गया है? सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन डिसीजन, जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन. बताइए बताइए. हिंट मिल चुका है आपको गलती से. एंड द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन टेस्ट. मैंने पहले ही रीड कर दिया था ये, ठीक है. चलिए, तो ये मॉक टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है. एंड 50 क्वेश्चंस थे इसमें. आई होप ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे. इतने ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे. कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको नोट्स चाहिए या पूरा मॉक टेस्ट चाहिए तो ये आप ले सकते हैं उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. एंड कोई भी वीडियो अगर नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब चैनल पे तो आपको बस ये करना है कि आपको गूगल पे जाना है. यू जस्ट हैव टाइप magnetbrains.com. वहाँ पे आपको ऐसा वेब पेज खुल जाएगा. वेब पेज खुलने के बाद यू हैव टू गो टू दिस सेक्शन एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. यहाँ पे CUET में जाना. CUET में तुम्हें सारे टीचर्स मिल जाएंगे. और देखो मेरे को नीचे पहुँचा दिया इन्होंने. यहाँ पे मेरा बिजनेस स्टडीज़ का वो दिख जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप का दिख जाएगा. जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, बिजनेस स्टडीज़ डोमेन एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन दोनों ही मैं ही आपको करवाने वाली हूँ. इसलिए दोनों आपको मुझसे ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है. वैसे कोई और ख्वाहिश हो तो बता सकते हो मैं, ठीक है. और जाना तुम इसमें तुम्हें वीडियोस दिख जाएंगी लाइन से. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट कौन सी वीडियो तुम्हें देखनी है. वीडियो खुल जाएगी, आराम से देख लेना वीडियो और उसके बाद थैंक यू बोल देना मैग्नेट ब्रेन्स को. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.